हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाई, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 8 यूनिट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम कर रहे हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सेकंड है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। थर्ड है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। फोर्थ है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई में है। फिफ्थ है मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। और सिक्स्थ है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। अब क्षेत्रीय परिषद के कार्य क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका देश के एकीकरण में योगदान देना। सेकंड पॉइंट है क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के विस्तार को रोकना। थर्ड है राजनीतिक समन्वय की स्थापना करना। फोर्थ है विकास योजनाओं को सफल बनाने में योगदान देना। फिफ्थ है विभाजन के पश्चात उत्पन्न प्रभावों को दूर करना, एकीकरण व विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देना। मदन मोहन पुंछी आयोग, इसका भी पेपर में पूछा जाता है, सन पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2007 में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक नए आयोग का गठन किया गया। यह आयोग केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पिछले 2 दशकों में होने वाले राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिश देगा। 2 दशक पहले सरकारीय आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं। ये नया आयोग 2 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और इसके सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। संविधान समीक्षा आयोग, इस आयोग का गठन पूर्व न्यायाधीश वेंकटचलैया की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने 20 फरवरी 2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट को निम्न सिफारिशें थी। जो ये रिपोर्ट थी, इसकी मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी? अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना की जाए। सेकंड पॉइंट है समवर्ती सूची में आपात स्थिति, मानव जनित आपदाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विषयों को शामिल किया जाए। थर्ड पॉइंट है अनुच्छेद 356 बना रहे लेकिन उपयोग कम से कम हो। फोर्थ पॉइंट है नदी जल अधिनियम 1956 के स्थान पर एक नया व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है नदी जल विवादों की सुनवाई कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा होनी चाहिए। आयोग को सौंपे गए विषय, आयोग को सौंपे गए विषय निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका आयोग भारतीय संविधान के अनुसार संघ एवं राज्यों के बीच मौजूदा प्रबंधों की कार्यप्रणाली का परीक्षण एवं पुनरीक्षण करेगा। आयोग शक्तियों के बारे में अदालतों की विभिन्न घोषणाएं, विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में कार्य एवं जिम्मेदारियां, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, पंचायत राज्य संस्थाएं, अंतर्राज्यीय नदी जल समेत संसाधनों का बंटवारा जैसे मुद्दों पर व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त परिवर्तनों एवं सुझावों को प्रस्तुत करेगा। सेकंड पॉइंट है संघ एवं राज्यों के बीच मौजूदा प्रबंधों की कार्यप्रणाली के पुनरीक्षण एवं परीक्षण तथा परिवर्तनों एवं उपायों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के दौरान आयोग पिछले
वर्षों में होने वाले सामाजिक आर्थिक विकासों को ध्यान में रखेगा तथा संविधान के ढांचे और योजना को अपेक्षित सम्मान देगा। इस प्रकार की सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के साथ साथ जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए सुशासन को सुनिश्चित करने की बढ़ती हुई चुनौतियों पर विचार करना भी आवश्यक होगा। थर्ड पॉइंट है, उपरोक्त सिफारिशों के साथ साथ आयोग निम्नलिखित के संबंध में भी विचार कर सकता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, सांप्रदायिक हिंसा के प्रमुख एवं विस्तारित प्रस्फुटन, जातिगत हिंसा या दीर्घकालिक एवं वृद्धिशील हिंसा की और ले जाने वाले किसी अन्य सामाजिक संघर्ष के दौरान केंद्र बनाम राज्यों की भूमिका, उत्तरदायित्व और अधिकार क्षेत्र। सेकंड पॉइंट है, नदियों को जोड़ने जैसी महापरियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में केंद्र बनाम राज्यों की भूमिका, उत्तरदायित्व और अधिकार क्षेत्र। थर्ड पॉइंट है, जिला स्तर पर स्वतंत्र नियोजन और बजट निर्माण की अवधारणा एवं प्रथा को प्रोत्साहित करने में केंद्र बनाम राज्यों की भूमिका, उत्तरदायित्व और अधिकार क्षेत्र। फोर्थ पॉइंट है, राज्यों के कार्य निष्पादन के साथ विभिन्न प्रकार की केंद्रीय सहायता को जोड़ने में केंद्र बनाम राज्यों की भूमिका, उत्तरदायित्व और अधिकार क्षेत्र। फिफ्थ पॉइंट है, पिछड़े राज्यों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव पर आधारित उपागमों एवं नीतियों को अंगीकृत करने में केंद्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और अधिकार क्षेत्र। सिक्स पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों, विशेषतः केंद्र से निधियों के अंतरण पर राज्यों की व्यापक निर्भरता के संबंध में 8वें से लेकर 12वें वित्त आयोग द्वारा पेश की गई सिफारिशों का प्रभाव। वित्त आयोग, अब हम क्या पढ़ेंगे? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में। भारत जैसी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग कार्यक्षेत्र तथा दायित्व निर्धारित हैं तथा दोनों अपने अपने स्तर पर लोक कल्याण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के लिए अलग अलग वित्त क्षेत्र निर्धारण के साथ कुछ मामलों में राजस्व बंटवारे की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। संविधान में स्वीकार किया गया कि सरकारों की बदलती हुई आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप केंद्र व राज्य के मध्य समय समय पर परिवर्तन तथा समायोजन की आवश्यकता होती है। इसी समायोजन को सुचारू व प्रक्रियागत बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है। आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा निम्न 3 उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं? फर्स्ट है, ऐसे सिद्धांत का निर्धारण करना जिसके आधार पर विभाज्य करों का बंटवारा हो सके। सेकंड पॉइंट है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की प्रक्रिया व स्वरूप को निर्धारित करना। थर्ड पॉइंट है, स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मामलों पर सिफारिश देने के लिए। वित्त आयोग का गठन। भारत में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विषमताओं को कम करने के लिए संविधान में एक निष्पक्ष वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या उचित समझे तो इसके पूर्व गठन किया जा सकता है। आयोग एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। सदस्य निम्न आधार पर चुने जाते हैं। किस आधार पर चुने जाते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रह चुके हो या पात्रता रहते हो। सेकंड पॉइंट है,
जिसे सरकार के वित्त और लेखों का ज्ञान हो। थर्ड पॉइंट है जिन्हें वित्तीय मामलों और प्रशासन का विस्तृत अनुभव हो। फोर्थ पॉइंट है जिन्हें अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। आयोग के गठन के बाद सदस्य अपने पद संभाल लेते हैं तथा अपने कार्य का विभाजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम वित्त आयोग राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनसे अगले 5 वर्षों के लिए उनके सामान्य राजस्व, व्यय तथा आय की जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद आयोग सभी राज्यों का दौरा करता है। इन दौरों का उद्देश्य वित्तीय सहायता के संबंध में प्रत्येक राज्य का पक्ष सुनना होता है। प्रत्येक राज्य अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, वे ज्ञापन देते हैं। इसके पश्चात आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बैठकें करता है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद आयोग उसे राष्ट्रपति को सौंप देता है। रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल चर्चा करता है और चर्चा के बाद आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में निर्णय लेता है। स्वीकृत होने पर रिपोर्ट को संसद में रखने के बाद क्रियान्वयन के लिए उसकी सिफारिशों को केंद्रीय बजट में सम्मिलित कर लिया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं वर्ष। पहला जो है वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 1951 में प्रतिवेदन वर्ष था, उनकी नियुक्ति की गई थी। 1952 में और क्रियान्वयन कार्य कब से था? 1952 से 57 तक, इस समय तक इन्होंने अपना कार्य किया था। दूसरा है वित्त आयोग के संस्थानम थे, जिनकी नियुक्ति 1956 में की गई थी। प्रतिवेदन वर्ष 1957 था। इनका काल चला था 1957 से लेके 62 तक। तीसरा आयोग है ए के चंद्रा, इसके अध्यक्ष थे। नियुक्ति हुई थी 1960 में, 1960 में। प्रतिवेदन वर्ष था 1961 का और क्रियान्वयन कार्य कब से कब तक किया था इन्होंने? 1962 से 66 तक। चौथा वित्त आयोग है पी.वी. राजमन्नार, जो कि पेपर में पूछे गए थे। नियुक्ति इनकी 1964 में की गई थी। प्रतिवेदन वर्ष था 1965 का और क्रियान्वयन वर्ष था 1966 से 69 का। पांचवें वित्त आयोग है महावीर त्यागी। वर्ष कब का है इनकी नियुक्ति का? 1968, 1969 और क्रियान्वयन कार्य है 1969 से 74। छठा वित्त आयोग है ब्रह्मानंदन रेड्डी। 1972 प्रतिवेदन वर्ष है, 1973 और क्रियान्वयन वर्ष है 1974 से 79 तक का। सातवां वित्त आयोग जे.एम. रोलार्ड थे। 1977 इनकी नियुक्ति का वर्ष था। प्रतिवेदन वर्ष था 78 और क्रियान्वयन कार्य था 79 से 84। आठवां वित्त आयोग वी.पी.के. चौहान थे। नियुक्ति वर्ष थी 1983, प्रतिवेदन वर्ष था 1984 और क्रियान्वयन कार्य इनका हुआ था 1984 से 89 तक। नौवां वित्त आयोग एन.पी.के. साल्वे। नियुक्ति वर्ष थी 1987, प्रतिवेदन वर्ष था 1989 का और क्रियान्वयन कार्य इन्होंने किया था 1990 से लेके 95 तक। 10वां वित्त आयोग के.सी. पंत थे। नियुक्ति की गई थी इनकी 1992 में। प्रतिवेदन वर्ष था 1994 और क्रियान्वयन वर्ष था 1995 से लेके 2000 तक। 11वां वित्त आयोग ए.एम. खुसरो। नियुक्ति वर्ष था इनका 1998, प्रतिवेदन वर्ष था 2000 और इनका क्रियान्वयन कार्य था 2000 से लेके 2005। 12वां वित्त आयोग सी रंगराजन। इनका प्रतिवेदन वर्ष था नियुक्ति वर्ष था 2000, प्रतिवेदन वर्ष था 2004 और क्रियान्वयन कार्य था 2005 से लेके 2010 तक का। 13वें वित्त आयोग के थे विजय केलकर। 2007 में नियुक्ति की गई थी। 2009 में इनका प्रतिवेदन वर्ष था, क्रियान्वयन कार्य था 2010 से लेके 15 तक। 14वें वित्त आयोग के थे वाई.वी. रेड्डी। 2012 में नियुक्ति की गई थी। 2014 में
प्रतिवेदन किया गया था और 2015 से लेकर 20 तक इनका क्रियान्वयन कार्य था। 15वें वित्त आयोग के थे NK सेन, 2017 में इनकी नियुक्ति की गई थी। 2019 से इन्होंने कार्य किया था। प्रतिवेदन वर्ष था इनका और क्रियान्वयन कार्य 2020 से लेकर 2025 तक है। वित्त आयोग की कार्यप्रणाली किस प्रकार है? संवैधानिक सत्ता होने के कारण इसकी स्पष्ट कार्यप्रणाली अभी तक विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा जो कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट होता है कि वित्त आयोग का स्तर दीवानी न्यायालय है जो अपनी कार्य प्रक्रिया को स्वयं निर्धारित करता है। यह आयोग भारत सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों को नियमित, समन्वित तथा एकीकृत करने वाला महत्वपूर्ण संगठन है। आयोग मंत्रियों पर निर्भर करता है। आयोग अपने प्रतिवेदन नागरिकों तथा विशिष्ट संगठनों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर भी प्रस्तुत किए हैं। अपने प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व समस्त स्तरों पर पर्याप्त विचार विमर्श किए जाने की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता रहा है। वित्त आयोग संवैधानिक दृष्टि से एक परामर्शदात्री संस्था है जिसकी सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, परंतु अब तक का इतिहास बताता है कि वित्त आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करने की परंपरा का निर्वाह हुआ है। आयोग के कार्य संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग निम्नलिखित बातों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऐसे करों से होने वाली आय का केंद्र व राज्यों के विभाजन जिसकी संविधान में तत्संबंध में व्यवस्था हो एवं उस धनराशि में प्रत्येक राज्य के अंश का निर्धारण भारत की संचित निधि में से राज्यों को देय सहायता अनुदानों संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण देश के सुदृढ़ वित्तीय हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित अन्य मामले तथा अनुच्छेद 278 के खंड फर्स्ट अधीन या अनुच्छेद 306 के अधीन भारत सरकार और प्रथम अनुसूची के भाग ख उल्लिखित किसी राज्य सरकार के मध्य किए गए किसी करार के उपबंधों को चालू रखने या परिवर्तित करने के विषय में सलाह देना। वित्त आयोग की भूमिका क्या है? वित्त आयोग का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक संबंधों को समझने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि संविधान द्वारा वित्तीय साधनों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। केंद्र के पास आय व्यय करने के स्रोत हैं। द्वितीय, केंद्र द्वारा नोट छापकर धन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरे, केंद्र देश और विदेश से बिना प्रतिबंध के ऋणों के रूप में धन प्राप्त करने में सक्षम है। इसके विपरीत राज्यों की आय के स्रोत सीमित है। आय का प्रमुख साधन विक्रय कर है। संविधान द्वारा अनेक विकासशील कार्य जैसे शिक्षा, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि राज्यों के सुपुर्द है। इसके अतिरिक्त राज्य भी सरकारों को स्थानीय संस्थाओं को धन उपलब्ध कराना होता है। अतः राज्य हमेशा धन की कमी महसूस करते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि राज्य सरकारें अपने वित्तीय साधनों का उचित दोहन नहीं करती है, इसलिए राज्य सरकारें प्रायः वित्तीय संकट से ग्रस्त रहती है और आर्थिक सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहती है। अतः केंद्र और राज्य में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए वित्त आयोग की स्थापना एक अनिवार्यता थी।
वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय साधनों को नियमित, समन्वित एवं एकीकृत करने का महत्वपूर्ण साधन है। निसंदेह इस दिशा में आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार या आयोग ने सुझाव दिया है कि योजना आयोग में वित्त आयोग प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए तथा उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। आयोग के सुझाव के अनुसार यदि प्रकोष्ठ योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभारी के अधीन कार्य करता है तो योजना और वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय हो सकेगा। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग को देश के विभिन्न भागों में विशेषज्ञ नियुक्त करने चाहिए। चौदहवां वित्त आयोग संविधान की धारा 280 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सरकार ने 2 जनवरी 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी हैं और इसके 4 अन्य सदस्य तथा प्रोफेसर अभिजीत सेन इसके अंशकालिक सदस्य हैं। ये योजना आयोग के सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में सुषमा नाथ, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव डॉक्टर M गोविंद राव, निर्देशक राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के, तथा डॉक्टर सुदीप्ति मुंडले, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग शामिल है। आयोग केंद्रीय करों के बंटवारे, राज्यों को दी जाने वाली नीतिगत सहायता और स्थानीय निकायों को संसाधनों के हस्तांतरण संबंधी अनुशंसा। 14वें वित्त आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा देते समय जिन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है वह निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने या किए जाए वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आवंटन है। सेकेंड पॉइंट है भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांत तथा उन राज्यों जिन्हें संविधान के 275 के अधीन उनके राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड 1 के परंतु में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है। राज्यों के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य को संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक अनुपाय है। थर्ड पॉइंट है आयोग विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा और समान वृद्धि से संगत, स्थित और पोषणीय राज्य वित्तीय वातावरण को बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा। आयोग विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय उन सभी मामलों में जहां करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के अंतरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1972 की जनसंख्या के आंकड़ों का आधार के रूप में लेगा। हालांकि वर्ष 1971 के बाद हुए जनसंख्या परिवर्तनों की नीति को आयोग ध्यान में रख सकता है। आयोग की सिफारिशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वर्ष 2014-15 के अंत में पूरे किए जाने वाले कराधान और गैर कर राजस्व के संभावित स्तरों के आधारों पर 1 अप्रैल 2015 को आरंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार के
सेकंड पॉइंट है केंद्रीय सरकार के संसाधनों, विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य आयोजन के लिए अनुमानित सकल बजटीय सहायता, सिविल प्रशासन, रक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्व संबंधित मांग। थर्ड पॉइंट है वर्ष 2014-15 के अंत में पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर कर राजस्व के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए राज्य सरकारों के संसाधन, सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय के न केवल संतुलित करने किंतु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष अद्भुत करने का भी उद्देश्य है। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकारों के कराधान संबंधी प्रयास और संघ की दशा में कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात संसाधन जुटाने की क्षमता, दीर्घकालिक और सम्मिलित विकास के लिए आवश्यक सब्सिडी स्तर और संघ और राज्यों के बीच सब्सिडियों का समान बंटवारा, पूंजीगत अस्तियों के रखरखाव और अनुरक्षण के गैर वेतन घटक संबंधी व्यय और 31 मार्च 2015 तक पूरी की जाने वाली आयोजन स्कीमों पर गैर मजदूरी संबंधी रखरखाव व्यय, ऐसे मानदंड जिनके आधार पर पूंजीगत अस्तियों के रखरखाव के विनिर्दिष्ट धनराशियों की सिफारिश की जाती है तथा ऐसे व्यय की निगरानी करने की रीति, वैधानिक उपायों के माध्यम से जिसके अंतर्गत प्रयोक्ता प्रभारों को उद्ग्रहण और दक्षता संवर्धन के उपायों को अपनाना भी है। सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, पीने के पानी और सार्वजनिक परिवहन की वाणिज्य वरीयताओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रतिस्पर्धात्मक और बाजार आधारित करने की आवश्यकता, सूचीबद्ध विनिवेश और गैर प्राथमिकता उद्यमों को त्यागना। नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता। लास्ट पॉइंट है प्रस्तावित वस्तु और सेवा कर का संघ और राज्यों के वित्त पर असर और किसी राजस्व हानि की दशा में इसकी भरपाई करने की प्रणाली। 15वें वित्त आयोग। राष्ट्रपति ने 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की। योजना आयोग के पूर्व सदस्य N.K. सिंह को सोमवार को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नया आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पर GST के प्रभाव का अध्ययन करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में सौंपेगा। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनूप सिंह आयोग के सदस्य तथा अरविंद मेहता आयोग के सचिव बनाए गए। आयोग केंद्र व राज्य सरकारों के वित्त घाटे, ऋण स्तर व राजकोषीय अनुशंसा प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा। यह राजकोषीय स्थिति मजबूत करने की व्यवस्था पर सुझाव देगा। नए वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए होगी। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हर 5 साल में होता है। आयोग केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तय करता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।